अब याद रखिएगा, औद्योगिकरण नहीं होता है, औद्योगिकरण ये शब्द गलत है, औद्योगिकरण नहीं होता। तो आप कहेंगे कि पृथक्करण होता है, पृथकीकरण नहीं होता है। तो क्यों? अब इसका रूल ये कहता है। नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हिंदी के सफर पर चलने के लिए। आप भी तैयार होंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपको है जिद कामयाबी की। जब आपको जिद कामयाबी की है तो फिर मैं भी साथ देने के लिए हाजिर हूं आपके सामने। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, थंबनेल पे लिखा होगा। आज प्रत्यय का एक रूल हम लोग जानेंगे। करण प्रत्यय आप लोग भी जानते होंगे, हिंदी में पढ़ा होगा करण प्रत्यय। तो करण प्रत्यय कैसे लगता है, कहाँ लगता है, उसका नियम क्या है, उसके 3 नियम हैं करण प्रत्यय लगाने के। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। इससे आपके कई चीजें क्लियर होंगी। एक तो शुद्धि अशुद्धि क्लियर होगा, और फिर करण प्रत्यय आप जानेंगे कि कब कैसे कहाँ लगाया जाता है, और किसके साथ लगाया जाता है, किसके साथ नहीं लगाया जाता है, कब लगाएंगे तो क्या उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये करण प्रत्यय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा। मुश्किल से 5-7 मिनट, मैं सिर्फ आपसे 5-7 मिनट मांग रहा हूँ। अगर इतना आप दे दें तो मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि आज आपको निराश नहीं करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ये सामने मैंने आपके कुछ लिखा हुआ है। ये सूचीकरण, सूचीकरण, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, पृथक्करण, पृथकीकरण। अब आपसे मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, शुरुआत तो यहीं से किया जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। अब आप इसमें से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कोई कुछ भी कह सकता है। सूचीकरण भी सही है, सूचीकरण सही है, सशक्तिकरण सही है, सशक्तिकरण सही है, या पृथक्करण सही है, पृथकीकरण सही है। देखिए ऐसे हवा में तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं उसका रूल बताऊंगा, कर्ण प्रत्यय लगता कैसे है, कहां लगता है। देखिए इसके 3 नियम होते हैं। तो पहले नियम की बात कर लिया जाए, पहले नियम की बात कर लिया जाए। पहला नियम दीर्घ का नियम होता है, पहला नियम दीर्घ का नियम होता है। ठीक, बिना लाग लपेट के सीधी बात मैं कर रहा हूं। पहला दीर्घ का नियम। अब दीर्घ का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब इकारांत और उकारांत, यानी कि जब किसी शब्द के अंत में छोटी, जैसे एक शब्द होता है सूची। ठीक, शब्द क्या होगा, सूची। एक शब्द बना दूंगा मैं आपको, पटु। शब्द होता है पटु। एक शब्द होगा आपका तुष्टि। एक शब्द हो जाएगा तुष्टि, तुष्टि। इसी तरह एक शब्द हो जाएगा पुष्टि। ठीक, पुष्टि। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये दीर्घ का नियम क्या कहलाता है। कहा जाता है जब इकारांत और उकारांत शब्द जब आए, यानी कि इसके अंत में छोटी ई हो और छोटा ऊ हो, तो जब इसमें अब कर्ण प्रत्यय जब लगाया जाएगा, कर्ण प्रत्यय जब लगाया जाएगा तो यह दीर्घ हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब कर्ण प्रत्यय लगाएंगे तो यह जो छोटी ई है, छोटा ऊ है, वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। इसे दीर्घ का नियम कहा जाता है। ठीक, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे आप लोग सूचीकरण, इसे सूचीकरण, इसे पटुकरण कहा जाता है, पटुकरण कहा जाएगा, और इसे कहा जाएगा तुष्टिकरण। देखिए तुष्टिकरण में तो पर बड़ी की मात्रा होती है, तुष्टिकरण हो जाएगा। उसी तरह से भी हो जाएगा पुष्टिकरण, समझ गए होंगे, पुष्टिकरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसे दीर्घ का नियम कहा जाता है कि दीर्घ के नियम में जब छोटी की मात्रा अंत में छोटी की मात्रा हो, अंत में छोटा ऊ की मात्रा हो, तो कर्ण प्रत्यय लगते ही वह बड़ी ई और बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ देखना है आप लोगों को। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे जनरली ये जो शब्द है सशक्ति,
तो सशक्ति कोई शब्द नहीं होता है, सशक्ति कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या होता है? सशक्त होता है, सशक्त। शक्ति में जब स्व उपसर्ग लगता है ना वो, तो सशक्त बन जाता है, उसमें ई की मात्रा हटे, तो पूरा का पूरा शब्द क्या है? सशक्त है, सशक्ति नहीं होता है। ठीक, तो एक तो ये नियम होता है। अब जरा दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या कहलाता है? अब देखिए, एक शब्द अगर मैं बोलूं आपसे, एक में अगर करण जोड़ा जाए, एक में अगर करण जोड़ा जाए, तो अगर सिर्फ नियम ये कहता तो फिर इसको हम एकाकरण कहते ना, इसलिए कि नियम क्या कहता है? दीर्घ होना। लेकिन इसीलिए मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया कि यह किसके साथ रूल लागू होगा? यह सिर्फ इकारांत और उकारांत के साथ रूल लागू होगा। यानी कि जिस शब्द का अंत जो होता है छोटी ई से होता हो, जिस शब्द का अंत जो होता हो छोटा ऊ से होता हो, सिर्फ ये दीर्घ का नियम उसी पे लागू होगा। ठीक, लेकिन अगर अकारांत शब्द, दूसरा रूल, अकारांत शब्द, अगर अ पर खत्म होता हो वो शब्द, अकारांत से, आकार के उच्चारण से खत्म होता हो शब्द, अगर उसमें कर्ण प्रत्यय लग जाता है तो वह अ ई में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर कह सकते हैं इसको कि अकारांत जो है किसमें परिवर्तित होगा? दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। यह दीर्घ ई में परिवर्तित होता है। ठीक है, और जबकि यहां क्या हो रहा था? यहां हो रहा था कि ई में परिवर्तित हो रहा था, यानी कि सिर्फ दीर्घ हो रहा था। यहां पे दीर्घ नहीं है, यहां पे अ बड़ी ई में परिवर्तित होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो एक में कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा एकीकरण, एकीकरण। ठीक है, शब्द लिखा हो उद्योग, उद्योग, कर्ण जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा उद्योगीकरण, उद्योगीकरण। और याद रखिएगा, औद्योगिकरण नहीं होता है, औद्योगिकरण, ये शब्द गलत है, औद्योगिकरण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये जब मैं इक प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये औद्योगिकरण क्यों नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये औद्योगिकरण नहीं होता है, क्या होता है? उद्योगीकरण होता है, उद्योगीकरण। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने आ जाएंगे, और कुछ शब्द मैं आप लोगों के लिए लिख के लाया था शब्द, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द बता सकूं। ठीक है, मानक, मानकीकरण, नगर, नगरीकरण, वाष्प से वाष्पीकरण, सौंदर्य से सौंदर्यीकरण, बाजार, बाजारीकरण, शहर, शहरीकरण। ठीक है, सरल, सरलीकरण, अंग से अंगीकरण होगा, ध्रुव से ध्रुवीकरण होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये दीर्घ ई में परिवर्तित होगा और ये अ ई में परिवर्तित होगा। ठीक, लेकिन अब एक रूल अभी और बचा हुआ है। अब वो रूल क्या है? लिखा जाएगा, अभी मैंने लिखा था ना ये शब्द, पृथकीकरण होता है कि पृथक्करण होता है? तो आप कहेंगे कि पृथक्करण होता है, पृथकीकरण नहीं होता है। तो क्यों? अब इसका रूल ये कहता है, रूल क्या? आप अगर ये दो रूल आप पढ़े हैं तो इसको आप अपने आप से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था कि अकारांत हो वो परिवर्तित होगा बड़ी ई में, और जबकि ये शब्द लिखा हो पृथक, पृथक। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इसमें स्वर है? नहीं है। तो जब स्वर ही नहीं है तो फिर वो दीर्घ ई में परिवर्तित कैसे होगा? नहीं होगा। तो यहां कुछ नहीं करना है, पृथक अगर लिखा हो और इसे पीछे से अगर कर्ण लग रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे ही ऐसे आप उठा के रख देंगे तो हो जाएगा पृथक। ये हम लोग को ऐसे कर देंगे और ये रहा करण, पृथक करण। ठीक, तो पृथक करण सही हो जाता है। तो बात समझ में आ गई? मैंने 3 रूल आपको
बता दिया। पहले ये बताया कि जब छोटी ई और छोटा उ से अंत होता हो किसी शब्द का, उसमें जब कर्ण प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह ऑटोमेटिक दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। फिर बताया कि जब जिसका अंत अ से होता हो, जिस शब्द का अंत यानी कि खत्म वो आकारांत से होता हो, अ से होता हो, वह अ भी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है जब कर्ण प्रत्यय जोड़ेंगे। दो रूल। तीसरा रूल कहिए या फिर अगर दो समझ गए तो तीसरा अपने आप कर सकते थे कि पृथक यानी कि जिसमें कोई स्वर हो ही ना, जिसमें कोई स्वर है ही नहीं, तो फिर कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, इसलिए स्वर ही तो परिवर्तित हो गए। ई बड़ी में बदल रहा था या अ बड़ी में बदल रहे, जब स्वर है ही नहीं तो परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। ठीक। तो इसीलिए पृथक्करण ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? उम्मीद करूं कि आपको मेरा जो भी मैंने कुछ आज बताया, कर्ण प्रत्यय का रूल, कर्ण प्रत्यय लगता कैसे है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी भी। अगले टॉपिक पे मैं इक प्रत्यय लेकर आऊंगा और आपको इक प्रत्यय के बारे में बताऊंगा, और इस तरह से आपकी शुद्धि अशुद्धि और हिंदी मजबूत होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर तब अगले वीडियो में। धन्यवाद।